नमस्कार, मैं हूं नगमा सहर। संसद ने कृषि से जुड़े अहम विधेयकों को पास कर दिया है। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में ये बिल पास हो चुके हैं और अब उन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार है, जिसके बाद वो कानून बन जाएंगे। लेकिन इन बिलों को लेकर संसद से सड़क तक विरोध दिखाई दे रहा है। इनमें से एक बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, और दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, यानी कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। तो ये दोनों विधेयक हैं जिनके इतने लंबे नाम हैं, वो दोनों ही सदनों में पास हो गए हैं। इन बिलों को लेकर आज साइबर सिटी बेंगलुरु में किसान सड़कों पर उतरे। ये तस्वीर बेंगलुरु की है। यहाँ पर इन लोगों के साथ में कई जाने माने लोगों के नेतृत्व में एक रैली बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से फ्रीडम पार्क तक निकाली गई। इस रैली में 104 साल के स्वतंत्रता सेनानी HN दोरेस्वामी, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव और जस्टिस HN नागमोहन समेत कई लोग मौजूद थे। सिर्फ बेंगलुरु नहीं, आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक तक में विपक्षी दलों और किसानों के प्रदर्शन जारी रहे। विजयवाड़ा में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। हापुड़, अंबाला और लुधियाना में भी किसान सड़कों पर नजर आए। किसानों का कहना है कि इससे छोटे किसानों की कमर और टूट जाएगी। उनकी सबसे बड़ी चिंता अपनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर बेचने की है, लेकिन बहुत ही कम किसान ऐसे हैं जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने का मौका मिलता है और बाकी किसान औने पौने दामों पर फसल बेचने को मजबूर होते हैं। ये मजाक हो रहा है इस वक्त। इसलिए सवाल ये नहीं है कि सरकार MSP की क्या घोषणा कर देती है। प्रधानमंत्री कहते हैं MSP बरकरार रहेगी। इस देश का किसान पूछता है कि ये MSP आप दिलवाओगे कब? ये है न्यूनतम समर्थन मूल्य। MSP का मतलब है कि सरकार किसान को बोलती है कि देखो तुम अपनी फसल बोलो, कम से कम इतना तो तुम्हें मिलेगा, अगर ना मिले तो मेरे पास आ जाना। हकीकत ये है कि इस देश के 100 में से 10-15 किसान को ही वो दाम मिल पाता है। तो इसलिए आज किसान कह रहा है कि मुझे आप ये 3 बिल की सौगात मत दीजिए, ये तो हमने कभी मांगा नहीं, मेरे से बिना पूछे मेरे सर के ऊपर आप डाल रहे हो, ये तो मेरे पे पनिशमेंट है। आप मुझे केवल एक चीज दे दीजिए, MSP को लीगल राइट बना दीजिए। आप जो भी दाम डिक्लेयर करें सरकार की तरफ से, आप इतना सुनिश्चित कर दीजिए कि वो दाम मेरे को मंडी में मिल जाए। बताइए ये ठीक बात है कि नहीं? सरकार की दलील ये है कि इन कृषि बिलों से कृषि क्षेत्र में सुधार होगा, निजी निवेश से कृषि आधारित बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और कृषि उपज को देश और दुनिया भर में पहुंचाने के लिए सप्लाई चेन बेहतर बनेगी, जिससे अंत में किसानों को ही फायदा होगा। सरकार के मुताबिक इसे छोटे किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो अभी अपनी उपज को लेकर ज्यादा मोलभाव नहीं कर पाते और जिन्हें बिचौलियों के भरोसे रहना होता है। यही नहीं, उन्हें तकनीक में निवेश और उत्पादन बढ़ाने के लिए भी पूंजी नहीं मिल पाती। इन बिलों से किसान अपनी उपज को APMC मंडियों के बाहर भी जिसे वो चाहे बेच सकते हैं। मैंने उस समय भी कहा था MSP जारी रहेगी। जो भारत सरकार ने कहा, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, वो MSP घोषित करके उसको आज हमने प्रमाणित किया है। और मैं आपके माध्यम से सारे देश को ये कहना चाहता हूं कि MSP भी जारी रहेगी, APMC भी जारी रहेगी और APMC के बाहर किसान अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए किसी भी स्थान, किसी भी राज्य, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र है। इससे किसानों की
उपज के लिए प्रतियोगिता बढ़ेगी और उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे। सरकार ये कह रही है कि बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बेचेंगे किसान अपनी फसल को। सरकार की इन दलीलों के बीच विपक्ष का विरोध जारी है, तो सरकार ने आज रबी की 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान कर दिया है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपये बढ़ा दिया गया है और 1975 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 225 रुपये बढ़ाकर 5100 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 300 रुपये बढ़ाया गया है और 5100 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 225 रुपये बढ़ाकर 4650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 75 रुपये बढ़ाया गया है और 1600 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है और तिलहन में शामिल कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य 112 रुपये बढ़ाकर 5327 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। खास बात यह है कि सरकार ने 1 महीने पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ये ऐलान कर दिया है और इसके पीछे उसकी कोशिश किसानों की नाराजगी को थामने की है। उधर प्रधानमंत्री ने भी आज शिलान्यास तो बिहार की योजनाओं का किया, लेकिन किसानों को संबोधित करना वो नहीं भूले। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। देश में अभी तक किसानों से जुड़ी जो व्यवस्था और कानून थे, उनसे किसानों के हाथ पांव बंधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने की व्यवस्था पहले की तरह ही बनी रहेगी। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा। इस बीच कृषि बिलों के मुद्दे पर सरकार से बाहर होने वाली पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने इस मुद्दे पर आज राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है और अपनी शिकायत उनके सामने रखी। शिरोमणि अकाली दल कोटे से मोदी सरकार में शामिल हरसिमरत कौर पहले ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुकी हैं। तो क्या है कृषि से जुड़े इन बिलों में ऐसा कि एक तरफ इनका विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ इनका समर्थन? इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ होंगे भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत, कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा और जाने माने कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी। सबसे पहले हम अशोक गुलाटी जी से बात करते हैं। अशोक गुलाटी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और अशोक गुलाटी जी, मैं आपसे सबसे पहले तो यही पूछना है और समझना चाहती हूँ कि क्यों 2 हिस्सों में पूरा बट गया है ये जो किसान बिल के आने के बाद में किसान भी बटे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी बटी हुई हैं। एक पक्ष कह रहा है कि ये कृषि क्षेत्र के उदारीकरण की तरफ पहला कदम है, दूसरा कह रहा है ये किसान विरोधी है। तो आपका क्या स्टैंड है इस पर और आप कैसे देखते हैं इसे? ये किसानों के लार्जर इंटरेस्ट में है, हित में है, कंज्यूमर्स के भी हित में है, क्योंकि जब तक कृषि वस्तुओं की एक सप्लाई लाइन ठीक तरह से नहीं बनेगी तो फार्मर को कम कीमत मिलती है और कंज्यूमर को हायर कीमत देनी पड़ती है। उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो प्रोसेसर्स हैं या एक्सपोर्टर्स हैं या रिटेलर्स हैं वो डायरेक्ट फार्मर से खरीदें और बीच की जो इंटरमीडिएशन कॉस्ट है, जो कमीशन फीस हैं, मंडी टैक्सेस हैं और उसके ऊपर सेस के ऊपर सेस लगाई जाती है, तो वो सब खत्म हो या कम हो, कंपटीशन क्रिएट हो। अब इसमें एक तो ये आर्थिक कहानी है, दूसरी है पॉलिटिक्स की कहानी। आप कह रहे हैं पूरा देश विभाजित हो गया, मुझे बताइए साउथ में या वेस्ट में कौन से फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया है या ईस्ट में कौन से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सिर्फ 2 स्टेट के जो लोग खड़े हो रहे हैं बेसिकली, वो एक अपनी राजनीति है, अपोज करना है। कांग्रेस फोर फ्रंट में थी अपोजिशन के, उनके मैनिफेस्टो में यही लिखा हुआ है।
वो करना चाहते थे। तो ये तो देश की राजनीति ऐसी है कि इसको समझना हमारे बस की नहीं है। चलिए ठीक है, राजनीति को छोड़ देते हैं। देश की राजनीति इस तरह की है कि समझना जो इसको मुश्किल है। कुछ लोग शायद सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के तौर पे आप ये बताइए कि ये बिल किसानों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आपने ये कहा कि ये जो किसान हैं ज़्यादातर पंजाब हरियाणा के और ख़ास तौर पर पंजाब के किसान जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध दिखा रहे हैं। क्यों पंजाब में ये ज़्यादा है? पंजाब क्यों नहीं साथ जाना चाहता है इस बिल के? वहाँ क्या है ऐसा खास? देखिए, सबसे बड़ी कहानी क्या है कि एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इसके साथ चलाई गई है जबरदस्त, कि ये वाले बिल आने से आपकी प्रोक्योरमेंट खत्म कर दी जाएगी, एमएसपी को उड़ा दिया जाएगा। और पंजाब का फार्मर पिछले 50 साल से एमएसपी पे अपनी वीट और राइस बेचता है और एफसीआई को बेचता है, और उसी में स्टेट अपना इतना टैक्स और कमीशन लगा देता है कि उनको 5,000 करोड़ रुपए घर बैठे मिल जाते हैं। तो वो जो है, इसमें स्टेट का रेवेन्यू को कुछ लॉस होता है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो खत्म हो जाती है वीट की। आज हमारी वीट एक्सपोर्टेबल नहीं है क्योंकि इतना हाई कॉस्ट बीच में लग जाती है। दूसरा ये है कि फार्मर का मार्केट रिस्क उसमें कम हो जाता है, जो भी है वो एफसीआई को दे दो, और एफसीआई कितना लेगी? आज अगर उसका बफर स्टॉक नॉर्म 41 मिलियन टन का है और देश में 1 जुलाई को 94 मिलियन टन का स्टॉक पड़ा हुआ था, तो वो सब इनएफिशिएंसी है सिस्टम की, जो आप और मैं टैक्स के थ्रू झेल रहे हैं। ये चीजों को कम किया जाए और फार्मर को जो देना है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दे दीजिए, और ना एमएसपी सिस्टम जाएगा ना प्रोक्योरमेंट जाएगी। ये एक मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर देगी फार्मर्स, ये है कि जी कल हमारा कोई खरीदेगा नहीं। ये कहाँ से? पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स। तो आप जब कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो है वो पॉलिटिक्स है, तो क्या कौन लोग इनको, उनका क्या इंटरेस्ट है जो पॉलिटिक्स उस पर कर रहे हैं? क्योंकि क्या ऐसा लगता है कि जो मोनोपोली रही है मंडियों पर, क्या उन्हें डर है कि वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इस मोनोपोली को बचाए रखने के लिए किया जा रहा है? बिचौलिए जो हैं, मिडलमैन जो हैं, उनकी भूमिका पर क्या असर पड़ेगा? जो आढ़ती हैं उनकी भूमिका पर किस तरह का असर पड़ रहा है? क्या मंडियों में किसानों पर उनका जो एकाधिकार रहा है उसको ख़त्म होने का डर है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ही उस मोनोपोली को तोड़ने का है। मुझे बताइए कि एफसीआई अगर पंजाब से वीट और राइस खरीद रही है, तो बिचौलिए का काम क्या है बीच में? है क्या वो ऐसी चीजें कर रहा है जिसके कारण उसको 2.5% वहां पे ना कोई ऑक्शन होती है, ना दूसरा कोई खरीदा आ रहा है? एफसीआई ने खरीदना है, मंडी में वो ला रहा है, मंडी सरकार की है, और 2.5% उसको कमीशन दे दीजिए। और 2.5% पे नहीं रुकता, स्टेट अपना 6% और ऐड कर देता है उसके ऊपर, तो 8.5% एफसीआई को ज्यादा देना पड़ता है ऑन टॉप ऑफ एमएसपी। किस बात का? तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। दिस इज लाइक ओल्ड डेज ऑफ इंडियन एयरलाइंस के एक ही मोनोपोली है, इसी पे जाइए और हायर कीमत पे टिकट मिलेगी और लोअर सर्विस होगी। अब 5 एयरलाइन और आ गई तो कंपटीशन होगा। एपीएमसी में भी रिफॉर्म कीजिए। तो इसलिए जो बीच में इंटरमीडिएशन कॉस्ट है वो जब कम होगी, उसका कुछ फायदा फार्मर को जाएगा और कुछ फायदा कंज्यूमर को भी जाएगा। अच्छा, ठीक है। यू आर मेकिंग द होल सिस्टम मोर एफिशिएंट। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंटरमीडिएशन कॉस्ट जो है वो कटेगी, तो जो सिस्टम है वो और एफिशिएंट होगा, वो और कारगर होगा। लेकिन जो एक डर, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी तरफ से कि ये डर जताया जा रहा है कि जो छोटे किसान हैं, जिसकी संख्या हमारे देश में बहुत बड़ी है, वही ज़्यादा हैं, और जो मध्यम किसान हैं उनका बड़ा सवाल है कि उनको, वो जो हैं वो इससे एक तरह से बाहर हो जाएंगे, और जो कारोबारी हैं वही मजबूत होंगे, वो लोग पीछे छूट जाएंगे। एक तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन जो है वो हावी हो जाएगा। तो क्या जो छोटे किसान हैं, जो मध्यम किसान हैं, उन्हें इससे डरना चाहिए? जहां से विरोध आ रहा है, किसान पंजाब का देश का सबसे बड़ा किसान है, छोटा किसान नहीं है। देश में अगर एवरेज होल्डिंग साइज 1.08 हेक्टेयर्स है, तो पंजाब में 3 हेक्टेयर से ऊपर है एवरेज। ऐसे ऐसे किसान बैठे हैं जिनके पास 5-5 हजार एकड़ बैठे हुए हैं लेके,
आप कहते हैं कि छोटे किसानों को, छोटा किसान तो बेचारा मार्केट को देख रहा है और वहां पे ही आड़ती फंसे हुए हैं ज्यादा। तो वहां उसी को ब्रेक करने के लिए ये छोटे किसानों का, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बने साथ में, जैसे कोऑपरेटिव मिल्क कोऑपरेटिव्स बनी थी, वो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर के लिए है 1 लाख करोड़, उसके लिए अनाउंस किया है। तो वो रास्ता है जाने का जो मार्केट फ्रेंडली भी है, और ये इस मोनोपोली को खत्म तो नहीं कर सकता लेकिन कंपटीशन जरूर क्रिएट करेगा। तो या तो ये सुधारें अपने आप को एपीएमसी में और टैक्सेस और कमीशंस कम करें, और नहीं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इंडियन एयरलाइंस का शेयर 100% हुआ करता था, आज 25% नहीं है, तो वो उस तरह से होगा और कंज्यूमर को चॉइस मिलेगी, फार्मर को चॉइस मिलेगी। गुलाटी साहब, आप कह रहे हैं कंज्यूमर्स और फार्मर्स को चॉइस मिलेगी। एक बार आप, हालांकि आपने कहा है कि इससे एमएसपी ख़त्म नहीं हो रही, एपीएमसी भी ख़त्म नहीं हो रही, पर जो इस आशंका बनी हुई है और बहुत सारे जो किसान हैं वो वाकई इस बात से डरे हुए हैं कि धीरे धीरे करके, हालांकि बिल में ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन क्या इसका यही नतीजा निकलेगा? इस आशंका को आप कैसे देखते हैं? मतलब क्या आप आश्वासन देंगे, किस तरह आप समझाएंगे? मेरे हिसाब से ये एमएसपी बिजनेस अभी अगले 20 साल तक नहीं जाएगा, समझे। मेरे पर्सनल व्यूज से क्या होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एश्योर कर रहा है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कह रहा है, और कहीं भी जो बिल है, जो एक्ट बन रहा है, उसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ ये। तो आप किस तरह से कह सकते हैं अपना मनगढ़ंत कि ये खत्म हो जाएगा? तो कल आप कहना शुरू कर दीजिए आसमान नीचे गिरेगा, तो उसका कोई मतलब है? ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें ज्यादा पॉलिटिक्स है। और वो किया ठीक है, जिसको करना है वो करे, लेकिन इसमें कहीं विधेयक में ये लिखा नहीं हुआ, जितना बिल्स हैं कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपका एमएसपी बंद कर दिया जाएगा। जी जी, धन्यवाद आपका अशोक गुलाटी साहब। आपने अशोक गुलाटी को सुना। देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कृषि मामलों के जानकार। अशोक गुलाटी ये कह रहे हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, ये तो वैसी बात होगी आप कह दें कि आसमान गिर जाएगा, और मान लें जब प्रधानमंत्री आश्वासन दे रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं हो रही है और एपीएमसी भी बनी रहेगी, उनका वजूद मंडियों का बना रहेगा, तो क्यों इस बात को उठाया जा रहा है? देवेंद्र शर्मा, आपने सुना गुलाटी साहब के तर्कों को, आप इस पर क्या कहेंगे कि बेबुनियाद है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है? ये देखिए, बहुत सालों से कुछ हमारे देश के इकोनॉमिस्ट कॉर्पोरेट्स का एक एजेंडा लेके बैठे थे कि उनको चाहिए कि भाई ये एमएसपी खत्म हो और एपीएमसी को हटाया जाए। मैंने बहुत सी रिपोर्ट्स देखी हैं, बहुत से अध्ययन देखे हैं, और वही एक ब्रांड ऑफ इकोनॉमिस्ट है जो ये कहता है कि हमारे देश में जब तक ये एमएसपी रहेगी, जब तक ये एपीएमसी रहेगी, तब तक जो है हमारे जो प्राइस रियलाइजेशन है किसानों की वो नहीं हो पाएगी। बल्कि एक सीएसीपी ने एक अच्छा टेबल भी प्रेजेंट किया था कि भाई मार्केट फ्रेंडली स्टेट्स कौन से हैं एग्रीकल्चर में, तो उसमें बिहार टॉप पे था और पंजाब सबसे बॉटम पे था। और बिहार आप जानते ही हैं बिहार का अभी तक भी क्या हाल है, और हम जानते हैं कि 2006 में एपीएमसी एक्ट वहां पर हटा दिया गया था, और 14 साल में हमें ये बताया गया था कि यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ पर प्राइवेट मंडियां बनेंगी, प्राइस रियलाइजेशन होगा, यानी प्राइसेस ज्यादा मिलेंगे। 14 साल हो गए हैं, वो मिराकल तो हुआ नहीं। उस समय भी इकोनॉमिस्ट बहुत एक्साइटेड थे, और उस समय ये कहा गया था कि साहब बिहार विल बी द हार्बिंगर ऑफ ए न्यू रेवोल्यूशन इन इंडिया, पंजाब पीछे रह जाएगा, अब देश के लिए रोल मॉडल बिहार बनेगा। ये 2006 की मैं बात कर रहा हूँ, आज 14 साल हो गए हैं, कोई साल नहीं बीतता जब वहां के ट्रेडर्स जो हैं वो इलीगली अपना प्रोड्यूस लाके पंजाब और हरियाणा में बेचते हैं, क्योंकि बिहार में दाम नहीं मिलता। अगर पंजाब में 1925 रुपए गेहूं का दाम है, तो बिहार में 1500-1400 ये रेट मिलता है। तो अगर ये 14 साल के बाद, एंड दिस इज ए लॉस्ट 1.5 डिकेड, आप ये देखिए जब हमने रिवर्स माइग्रेशन देखा अभी, तो उसमें अधिकतर लोग जो हैं वो जो चल कर गए हैं या बसों से गए हैं, जहां भी गए हैं वो अधिकतर बिहार और ईस्टर्न यूपी में गए हैं। अगर वो 14 साल में बिहार ने पंजाब को फॉलो किया होता, कि उन्होंने एक नेटवर्क ऑफ मंडीज बनाया होता,
और किसानों को एमएसपी दिया होता, और क्योंकि उनकी 80% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं जी। कि वहां पर जो रिवर्स माइग्रेशन हमने देखा है या वहां से आउट माइग्रेशन जो देखते हैं वो बहुत कम हो देवेंद्र जाता है। शर्मा जी, माफ कीजिएगा, आपको मैं बीच में टोक रही हूं क्योंकि बिहार की ही एक मिसाल देकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। आपने कहा बिहार अगर पंजाब के मॉडल पे होता तो वो किसानों की ये बदहाली नहीं होती। बिहार ने एपीएमसी एक्ट को 2006 में हटा दिया। आज के इंडियन एक्सप्रेस का एक लेख है जो एक्सप्लेन्ड में बड़े बहुत उसे कोट किया गया ट्विटर पे भी, और हरीश दामोदर ने लिखा है उसमें बिहार का ही एग्जाम्पल दिया गया है कि गुलाब मंडी है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, और वो अभी भी जो मेज़ की फसल है वो सबसे ज़्यादा वही मंडी हैंडल कर रही है। तो मंडियां तो एग्जिस्ट कर ही रही हैं, दाम वहाँ पे मिल रहे हैं। तो बिहार का ही एग्जाम्पल देके उसका जो विपरीत तर्क है वो ये साबित कर रहे हैं कि जो इसे डर है। ये जो आपने कहा है नगमा जी, ये देखिए, ये एक ये एक सारी जो बहस हो रही है या सारा ये बात कही जा रही है, आप उसको समझने की कोशिश करिए। मंडियां हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एपीएमसी की मंडियां नहीं है, वो रेगुलेटेड मंडियां नहीं। वहां पर यह है कि कोशिश की है सरकार ने वहां पर सेटअप करने की उसके बाद में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अभी भी हम देख रहे हैं कि वीट की प्रोक्योरमेंट है वो 1% से कम है। आप ये किसी क्रॉप गुलाब का एग्जाम्पल ले लेंगे, कहीं पर आप क्रिसैंथेमम का एग्जाम्पल ले लेंगे, ये ठीक है, कहीं पर हो सकता है उसकी मार्केट हो, लेकिन ब्रॉडली हम जानते हैं कि एक नाबार्ड की एक स्टडी आती है, वो कहती है कि रूरल हाउस होल्ड इनकम है बिहार में वो 7,000 रुपए के आसपास है, जबकि पंजाब में वो 21,000 रुपए के आसपास है। मैं भी चाहता हूं कि बिहार का किसान पंजाब के किसान के बराबर आए, और अगर ये क्यों नहीं आ सका, क्योंकि हमने 14 साल जो उनका जो लॉस जो 1.5 डिकेड है वो मैं आपके पास वापस आऊंगी। देवेंद्र जी, मैं भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ टिकैत साहब भी जुड़े हुए, राकेश टिकैत साहब, आप किसानों पर भारतीय किसान यूनियन का इस पर क्या नजरिया है? कैसे आप देख रहे हैं इसको? इसके फायदे, इसका नुकसान क्या नजर आ रहा है आपको? देखो, इससे नुकसान ही होगा, और गुलाटी जैसे लोग अगर दिल्ली में कोर्टों में बैठ के और किसान के भाग्य का फैसला करेगा तो देश तो बर्बाद होगा। क्योंकि हम इनको बहुत दिन से जानते हैं, जिस तरह की ये पॉलिसी सरकारों को बताते हैं। ये पहले वाली सरकार में भी यही लोग थे, और जो इस वाली सरकार में भी यही पॉलिसी में वो कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस के भी, ये तो कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में रहा, कांग्रेस भी करना चाहती थी, तो आज क्यों इसको कांग्रेस विरोध कर रही है? ये इसी तरह के तो पॉलिसी मेकर है ना, तो ये देश तो बर्बाद होगा अगर इस तरह के लोग दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बैठ के और किसान के भाग्य की किताब लिखेंगे तो देश तो बर्बाद होगा। आज भी एमएसपी पे रेट बढ़ाए हैं जी। रेट तो ये गेहूं का रेट ये 7,000 रुपए क्विंटल करते हैं। जब खरीदी नहीं होगी तो काजू में रेट बढ़ाने से कोई फायदा है? टिकैत सब लोगों का एक सवाल है क्या जी? टिकैत साहब, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि चूंकि गुलाटी साहब अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, अपनी बातों को या जो आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं अपने को डिफेंड करने, तो उनको छोड़ के अगर हम तथ्य पे बात करें कि इससे आपकी चिंता है क्या, कैसे नुकसान पहुंचा रहा है? क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि इससे किसानों से अगर सीधी खरीद होती है तो एक कंपटीशन क्रिएट होता है, और ये जरूरी है इस तरह का कंपटीशन क्रिएट होना, पर आपको क्या समस्या दिख रही है इसमें? मैं ये कह रहा हूं कि जब तक उसका एक बैरिगेटिंग नहीं होगा, एक उसका पिंक पॉइंट नहीं होगा कि इससे नीचे पे खरीद नहीं होगी, और वो पिंक पॉइंट है सरकार की एमएसपी। आप इसको लीगलाइज कर दो कि इसके कम पे देश में खरीद नहीं होगी। आज भी उन्होंने भाव बढ़ा दिए, 1975 रुपए गेहूं का रेट कर दिया, खरीद होगी नहीं तो ये 6-7 हजार रुपए कर दो गेहूं का रेट। जब खरीदना ही नहीं और उस पर कानूनी दायरे में वो आएगा ही नहीं। आज चने का क्या हाल है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? आज गेहूं का क्या हाल है? आज धान का क्या हाल है? आज मक्का 600 रुपए क्विंटल बिक रही है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर सरकार ने रेट तय किया है और मार्केट में अगर कम है तो भाव अंतर दे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ टिकैत साहब, हमने अभी योगेंद्र यादव को कुछ देर पहले सुना और वो एक सिंपल बात कह रहे थे, तो बात समझ में ये आती है कि वो कह रहे हैं कि जो एमएसपी है अगर सरकार उसे लीगल कर दे, क्योंकि एमएसपी पर भी हमारे देश के बहुत बड़ी तादाद में किसान मिनिमम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उस पर भी नहीं अपनी फसल बेच पाते, तो इस एमएसपी को अगर आप एक तरह से बाइंडिंग करते हो तो ये बड़ी बात होती है। तो मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ, भारतीय किसान यूनियन क्या चाहता है इस समय, जिस सूरत में ये बिल है उसमें आप क्या बदलाव चाहेंगे, या क्या आपका सुझाव है कंस्ट्रक्टिव कि ये हो जाए तो ये बिल हम विरोध इसका नहीं करेंगे? ये पहले एमएसपी को ही जोड़ दो उसमें,
भाई एक ही तो सवाल है किसान का। हाँ। आप इसमें एमएसपी को तो कंटिन्यू वो तो करवा दो, बार इसको बार जोड़ दो। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये कृषि मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं, कह रहे नहीं, हैं वो ये कि कह रहे हैं कि एमएसपी तो खत्म कहीं नहीं किसी ने होगी। कहा ही नहीं कि हट रही है, तो क्यों आपको आशंका है? और एमएसपी तो हट जाएगी जब ये बिकेगी नहीं, मंडियां खत्म होगी। आज हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा आंदोलन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मंडी सेक्टर वहां पे पूरा मजबूत है। आज यहाँ से 500 किलोमीटर तक का किसान हरियाणा की मंडियों में हाँ। अपना धान और गेहूं बेचता है। उसको पता है कि जो सरकार का रेट है उस पर हमारी खरीद हो आपने जाएगी। जो पंजाब के किसानों की उत्तर बात प्रदेश की, में एक मिनट टिकैत साहब, आपने जो पंजाब के किसानों की बात की, जी। एक विरोधाभास सा ये दिखता है कि जो भी इसका विरोध कर रहे हैं, देवेंद्र शर्मा जी, वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे छोटे किसान हैं, जो मझौले किसान हैं, वो इससे दरकिनार हो रहे हैं, उनके ऊपर बोझ और बढ़ेगा, वो पिसेंगे। पर विरोध जो हो रहा है वो पंजाब से ज्यादा हो रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा बड़े किसान हैं, अमीर किसान हैं, तो उनको क्या समस्या है? फिर हम कैसे छोटे और उन किसानों की बात कर रहे हैं? कहीं देवेंद्र जी से मैं समझना चाह रही हूँ इस बात को, और ये भी कि जो अभी छोटे किसानों पे हावी हैं मिडलमैन, जो बिचौलिए हैं, अगर इनमें बदलाव करते हैं तो वो तो वैसे ही हावी रहेंगे। तो कैसे भला हो रहा है हमारे छोटे किसानों का ऐसे में? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि एक क्लिप, वीडियो क्लिप सुषमा स्वराज जी का सब जगह सर्कुलेट हो रहा है, जब उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि भाई हमारा जो धोती कुर्ते वाला जो मिडिलमैन है उसके ऊपर सब दोष देते हैं, लेकिन जो उन्होंने ये नहीं कहा कि जो टाई सूट वाला मिडिलमैन है उसको सब लाइक करते हैं। ये क्या कारण है? मैं मानता हूं कि भाई एपीएमसी मंडी के अंदर कई त्रुटियां आ गई हैं और हम कह रहे हैं कि एपीएमसी को रिफॉर्म करो, एपीएमसी को ठीक करना है। इसका मतलब ये नहीं कि एपीएमसी को हटाना हमारा रोल होना चाहिए। जो मिडिलमैन अभी आएगा, क्या वॉलमार्ट मिडिलमैन नहीं है? क्या अमेजॉन मिडिलमैन नहीं है? सूट बूट का मिडिलमैन छोड़ के धोती कुर्ता वाला मिडिलमैन बना रहे? मेरी बात सुन, एक मिनट नगमा जी, बात करने दीजिए मुझे। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या वो सब मिडिलमैन नहीं है? क्या वो अपना कमीशन नहीं लेके जाएंगे? क्या कारण है कि हमने सिर्फ ये लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, बताने के लिए? मैं मानता हूं कि इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन ये सिस्टम इतने सालों से इतना अच्छा सेटअप है पंजाब में, और वो मॉडल मुझे लगता है कि वो सारे देश में जाना चाहिए। कुछ हमारे देश के इकोनॉमिस्ट हैं, और ये अभी नहीं हो रहा, ये बहुत सालों से हो रहा है। अगर आपने उनको फॉलो किया हो, वो डेलिबरेटली इतने सालों से कह रहे हैं और वो कभी डिबेट में नहीं आएंगे, वो अपना भाषण देके चले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि लेट्स हैव अ पब्लिक डिबेट। कोई कमी की बात थोड़ी है, क्यों डरते हैं वो, क्यों नहीं आ सकते वो सामने, देश के सामने? लेट्स डिबेट कि जो बात वो कर रहे हैं, दैट मॉडल हैज फेल्ड इन बिहार, दैट मॉडल हैज फेल्ड इन अमेरिका। जहां से ये कट एंड पेस्ट किया गया है ये मॉडल अमेरिका में या यूरोप में, मैं एक मिनट इंटरफेयर कर रही हूँ, आप ही से सवाल मैं समझना चाह रही हूँ। आपने जो बात अभी की कि ये मॉडल फेल कर रहा है, और जिस तरह से ये मॉडल अभी चल रहा था वो अच्छा मॉडल था, तो फिर जो इसका काउंटर सवाल ये भी है कि अच्छा था तो फिर हमारे किसान इतने बदहाल थे, इसमें कुछ कमियां तो थी, बहुत दिनों से कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में था कि इसको बदलने के लिए, तो क्या सुधार इसमें होना चाहिए था? इसका जवाब यह है कि शांता कुमार कमेटी ने, नगमा जी, एक बार कहा था कि देश के सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, 94% किसान जो हैं वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट थे। बल्कि मैं ये सवाल काउंटर आपसे करना चाहता हूं कि 94% फार्मर्स जब मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो मुझे बताइए कि अगर मार्केट इतनी अच्छी है कि अब हम कह रहे हैं कि 100% फार्मर्स उसके ऊपर आ जाएं, तो ये मार्केट 94% फार्मर्स डिपेंडेंट होते हुए आज एग्रीकल्चर क्राइसिस इतना भयंकर क्यों है? ये बताएं हमें। मार्केट तो 94% फार्मर्स में उसको उसी को कह रहे थे ना, तो क्या कारण है? ये नहीं, ये मत चाहिए कि भाई एमएसपी जो था उन्होंने नहीं लिया, ऐसा नहीं था। हमने एमएसपी सिर्फ 7,000 एपीएमसी मंडीज हैं देश में, जबकि 42,000 मंडियां चाहिए, वो हमने नहीं एक्सपेंड की। हमने एमएसपी सिर्फ 2 फसलों पे दिया, गेहूं और धान पे, वो भी जैसा आपने कहा पंजाब, हरियाणा या कुछ एक और स्टेट में हुआ। हमने एमएसपी 23 फसलों पे अनाउंस किया, लेकिन किसी भी फसल पे और गेहूं और धान को छोड़ के एमएसपी नहीं मिलता। देवेंद्र शर्मा जी, इसमें एक जो बात कही जा रही है कि सिर्फ पॉलिटिकल है विरोध जो है इसका, अगर आप आर्थिक पहलू देखें तो अलग है, और ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स है और ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है एमएसपी और एपीएमसी भी। ये मैं बात जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपने कहा कि पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल तो होगा, उसको हम उसमें नहीं लेके आ रहे हैं, लेकिन इसमें ये इकोनॉमिकल इशू है, और हमें लगता है कि इकोनॉमिक्स की भी डिवाइड है। आप सिर्फ पॉलिटिशियन की डिवाइड मत सोचिए, इकोनॉमिक्स की डिवाइड है। जो इकोनॉमिस्ट कॉर्पोरेट के साथ देते हैं वो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि देश में ओपन मार्केट हो। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। मैं वही बता रहा था आपको कि जो ओपन मार्केट अमेरिका और यूरोप में फेल हो चुकी है 7 दशकों के बाद, कि आज अमेरिका के किसानों के ऊपर $425 बिलियन की बैंकरप्सी है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अर्थशास्त्रियों
में भी ये डिवाइड है, जो बड़े बिल्कुल है, कॉर्पोरेट्स बहुत जबरदस्त डिवाइड का है। साथ दे और रहे यही हैं हमें वो जानना इसका है कि समर्थन by करते हैं ओपन politician- मार्केट का। किसानों का जो समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ओपन मार्केट ना हो, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि जब भी ओपनिंग अप इकोनॉमी की हुई थी तो विरोध होता है, पर वो जरूरी है, और इसकी मिसाल जो है इंडियन एयरलाइंस की मोनोपोली को खत्म करने को लेकर भी दिया गया। बहरहाल इस समय प्राइम टाइम में हमारे सब पास इतना ही समय है। शुक्रिया आपका देवेंद्र शर्मा जी और टिकैत साहब अपनी बात रखने के लिए कि क्या इसके तर्क हैं और क्या इसका दूसरा पहलू है। प्राइम टाइम में इस वक्त हम ब्रेक ले रहे हैं और फिर आपको किसानों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। मोदी सरकार का दावा है कि संसद में पास कृषि सुधार बिल देश में खेती और खेतीहरों की हालत में ऐतिहासिक सुधार करेंगे। इन विधेयकों से कई राज्यों के किसानों में नाराजगी दिख रही है। उन्हें चिंता है कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल पाएगा या नहीं। वैसे भी अब भी सभी किसानों को पूरी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि बिलों का विरोध करने वाले किसानों को भड़का रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के किसान क्या सोच रहे हैं, अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसानों की मौत का फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसानों की मौत का फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, सरकार किसानों से डरती है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले भोपाल में ये किसान विधानसभा घेरने निकले। नाराजगी कृषि सुधारों से संबंधित अध्यादेशों के पारित होने से थी। किसानों के लिए जो कृषि अध्यादेश लाए गए हैं, उन अध्यादेशों में किसान को नुकसान है। कुल मिला के हमारी मांग है कि ये अध्यादेश वापस किया जाए। आज से 10 साल पहले जो गेहूँ 1500 से 2000 बिक रहा था, आज भी बिक रहा है। इफ्को की बोरी 444 रुपए की थी, उसको 1350 रुपया कर दिया गया। अभी कर दिया। ये कौन सा न्याय है? अच्छा, दूसरी बात, 50 किलो की यूरिया की बोरी थी जो 150 रुपए में मिलती थी, आज 45 किलो की कर दी और 350 रुपए कीमत कर दी उसकी। का नुकसान ये है कि 900 पेज का जो ड्राफ्ट दिया है उसमें सबसे बड़ा हमारा जो न्यायिक अधिकार है वो छीन लिया गया है। जो न्यायिक अधिकार है, हम न्यायालय नहीं जा सकते, तो हम कहाँ जाएंगे? तो बोला आप एसडीएम के पास जाओगे, फिर कहाँ जाओगे? कलेक्टर के पास जाओगे। कि अभी मंडी सचिव जो होता था वो हमारा गवाह था। अब गवाह कौन बनेगा कि हमारा माल खरीदा है? अब कौन बनेगा गवाह? पहले हमारा मंडी सचिव गवाह रहता था कि हाँ हमने उसको 5 कुंटल किसी व्यापारी को माल दिया है। उस व्यापारी के हिसाब से हमारा मंडी एक रसीद देता था। मंडी अधिकारी जो सचिव होता है वो हमको बाकायदा रसीद देता था कि फलाने एक व्यापारी ने हमारा इतने कुंटल माल खरीदा है। अब कौन गवाह बनेगा? आज़ादी के बाद सरकार का कहना है कि कृषि क्षेत्र में सबसे बड़े सुधार वो लेकर के आई है, लेकिन क्या किसान भी ऐसा मानते हैं? क्या उनको कोई डर है इन 3 कानूनों को लेकर? जैसे कुछ राज्यों में किसान सड़क पर है, उनको लग रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा या उनको कोई और दिक्कत आएगी। क्या है सर कि जैसे जो मंडी से जो किसान अनाज बेचता है वो सुरक्षित रहता है। अब बाहर किसान की मजबूरी, वो कहाँ पे ले जाएगा, कहाँ कर बेचेगा, और मंडी है। दो व्यापारी देगा तो दो में घाटा में नहीं रहेगा किसान, घाटा में नहीं रहेगा। कहीं मंडी रहे तो व्यापारी आपस में साठ गांठ करके हमारे बिहार में कहते केनात के एक व्यापारी एक बनियो करे मनमानी। समर्थन मूल्य हो या व्यापारी खरीदे 2500-3000 के बीच में गेहूँ बेचना चाहिए, कुल मिला के बात ये। लेकिन हर किसान खुश है ऐसा भी नहीं। हम तो साहब मंडी बेचते हैं। मंडी बेच रहे हो? हाँ, बिल्कुल डर है। डर है? कैसा डर है कि कई का तो 1400 ही मंगे, कई का 1500 मंगे। मनमान्य भाव है, वो मनमान्य भाव लगाएगा वो। हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन है, लेकिन हकीकत क्या है? रामनगर में युवा किसान बिल के खिलाफ हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी को लगता है ये किसानों के लिए अच्छा है। गेहूँ पिछले साल 2000 के बिकते थे, इस समय आज 1400 रुपये बिक रहा है। आपके मन में क्या डर है कि क्या वाकई ये कानून लागू होने के बाद ये 1400 रुपये यथावत, मतलब आपको कभी एमएसपी मिलेगा ही नहीं? नहीं सर, इसमें एमएसपी मिलना
शायद लग नहीं रहा है मेरे को कि एमएसपी मिलेगा इसमें। आपको भी डर है क्या इस तरह का जो जैसे आपके युवा साथी ने, आपको भी लग रहा है कि हाँ, ऐसा लग रहा है। सरकार जो कह रही है कि मंडी वंडी आप कहीं भी जाके बेच लो। हाँ, वो में लाभ है, हमें हमारी इच्छा है तो हम बम्बई बेचा, कहीं भी बेचा तो हमें दाम अच्छा मिले। हालांकि तेज सिंह जैसे बड़े किसानों का कहना है ये बिल किसानों के खिलाफ है। ये गलत है, किसानों के हित में नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? मंडी में ऐसा था, अगर किसान का माल नहीं खरीदते हैं, एक बार नीलाम करने के बाद व्यापारी बदल जाता है तो मंडी बोर्ड को कहते हैं, मंडी बोर्ड उस पर दबाव डालता है तो खरीद सकते हैं। अब बाहर होगा तो किस पे दबाव बनाएंगे, क्या करेंगे, कोई वो नहीं, कोई व्यापारी नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। तो आपको लग रहा है कि ये किसी काम के नहीं है जो सुधार किए हैं? हाँ, नहीं है किसी काम। कन्हेरिया में न तो किसान डरे हैं न ही सुधारों को लेकर आशान्वित हैं। उनकी तकलीफ कुछ और है। कोई भी डर नहीं है, ना कछु भी नहीं है साहब, और ना पैदा होवे इतो हम घोर भी नहीं करा। हमारे यहाँ के जो रोजी रोटी चल रही है साहब, पेट भर रहा है, और ना तो कोई आज तक सरकारी कानून है हमारे कने, और ना सरकार से हमें लाभ मिलो साहब। सर हमारे मन में तो डर एक ही, पानी नहीं रहेगा तो ऐसे ही रहेंगे ना पूरा गाँव। कारोबारियों का दावा है सरकार ये सब बड़ी कंपनियों के दबाव में कर रही है। ऐसा देखने में आया है कि इस तरह के प्रयोग हुए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। कई जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हुई और किसानों से बोल दिया कि आप आंवला लगाओ, और जब उसकी फसल आ गई वो खरीदने नहीं आए, और उसके लिए उसके ऊपर एक्ट में कोई पाबंदी नहीं कि आप लोगे या नहीं। इसके अलावा एक्ट में ये बोल जरूर रहे मुंह से, लेकिन एक्ट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हम सब आज 50-100 वर्षों से ये व्यापार कर रहे हैं, और हमारे पास ये पूरी पीढ़ी हमने इस बिजनेस में खपा दी, और आज अचानक हम कहाँ जाएंगे, क्या ढूंढेंगे हम? तो ये तो है, हालांकि हम मेहनत करेंगे, कुछ भी काम ढूंढ लेंगे, लेकिन इसमें कुल मिला के किसान का नुकसान है, छोटे और मध्यम व्यापारियों को हटाकर, और ये नेशनल कंपनी का जो एकाधिकार करना चाह रहा है, इसमें अधिकतर मध्यम वर्ग का नुकसान है। सरकार का दावा है कि कृषि क्षेत्र में इन सुधारों से किसानों का जीवन सुधरेगा, उन्हें उपज का उचित मूल्य मिलेगा, आय बढ़ेगी, जीवन स्तर सुधरेगा, कृषि के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। विरोध समर्थन एक जगह है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि इन सुधारों के प्रति किसानों को न बहुत ज़्यादा जागरूक बनाया गया, न उन्हें कुछ बताया गया। इस गांव में ब्रजेश नगर जो सीहोर ज़िले में आता है, यहाँ पर किसानों की बस एक ही आशंका है। उनको बहुत सारे अध्यादेश में बहुत सारे बिंदुओं से कोई एतराज़ नहीं है, पर वो चाहते हैं कि अगर व्यापारी उनके गांव में आकर ख़रीद रहे हैं या किसी किस्म का और प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो सरकार बस ये सुनिश्चित करे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ख़रीदारी उस पर हो, कोई इनको दबाने की कोशिश ना करे। अगर बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं या कोई और बड़ा कोई धन्ना सेठ है, वो आकर इनको दबाने की कोशिश ना करे, सिर्फ जो इनकी कीमत है वो मिल जाए, तो फिर बाकी बहुत बड़े पैमाने पर इनको ये जो प्रावधान है इनसे बातचीत करके ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं है। ब्रजेश नगर से अपने सहयोगी रिजवान खान और धर्मेंद्र के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।